आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट क्या होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल डिफाइन होते हैं, जिसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अब देखते हैं कि वेरिएबल्स के कुछ वैलिड एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। माना मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया a स्मॉल a b1 x_3 y25 एंड abc। तो ये 6 के 6 वैलिड वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि यह पाइथन के सभी रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, स्मॉल लेटर्स में कैरेक्टर एंड डिजिट्स के कॉम्बिनेशंस को मिलाकर, कैरेक्टर डिजिट एंड अंडरस्कोर को मिलाकर यूज में किया गया है। अंडरस्कोर जिसे कि पाइथन में एक वैलिड कैरेक्टर माना जाता है, इसलिए यह अलाउड होता है। यहाँ पर कैरेक्टर और डिजिट्स को मिलाकर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को मिलाकर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। ये सभी के सभी पाइथन के वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए इन्हें पाइथन इजिली यूज कर सकती है। अब हम देखते हैं कि पाइथन में यूज किए जाने वाले कुछ इनवैलिड वेरिएबल्स जिसे कि पाइथन एक्सेप्ट नहीं करती है, वह इनवैलिड क्यों हो जाते हैं। माना कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और मैंने लिखा b.1, तो यहाँ पे देखेंगे कि डॉट जो कि एक स्पेशल सिंबल है, इसे हम पाइथन के वेरिएबल के में यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह गलत हो गया। माना मैंने लिखा 1c, तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी डिजिट को किसी भी वेरिएबल का पहला कैरेक्टर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से माना मैंने लिखा abc@123, तो यहाँ पे यूज किया गया @ सिंबल इस वेरिएबल को इनवैलिड बना देता है, क्योंकि यह एक स्पेशल सिंबल है जिसे कि हम वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से मैंने लिखा इफ, यह भी एक इनवैलिड वेरिएबल होगा। देखा जाए तो यह सारे रूल्स को फॉलो करता है, किसी अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, इसमें स्पेस नहीं है, स्पेशल सिंबल नहीं है, लेकिन क्योंकि इफ एक रिजर्व वर्ड होता है, इसलिए किसी भी रिजर्व वर्ड को पाइथन वेरिएबल के फॉर्मेट में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पाइथन में प्रोग्रामिंग सीखने से पहले हमें पाइथन प्रोग्रामिंग के सारे रिजर्व वर्ड्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम लोग कभी भी गलती से कोई ऐसा वेरिएबल ना डिक्लेयर करें जो कि कीवर्ड्स जैसा हो। माना मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया जिसको लिखा इफ, तो पाइथन इसे एक वैलिड वेरिएबल मानेगी, बिकॉज पाइथन का जो कीवर्ड है वो स्मॉल लेटर्स में है, जबकि मैंने वेरिएबल्स को जो डिक्लेयर किया है ये कैपिटल लेटर्स में है। इसे हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इस तरह से वेरिएबल यूज करने से हमें कंफ्यूजन होता है और कई बार हम इसे एक कंडीशन का पार्ट मान लेते हैं। इसलिए सिमिलर वर्ड्स कभी यूज नहीं करने चाहिए। पाइथन के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट टोकन में कांस्टेंट वैल्यूज आती हैं, जिसे कि हम लिटरल्स भी बोलते हैं। और पाइथन में मुख्य रूप से 4 प्रकार के लिटरल्स पाए जाते हैं, जो कि न्यूमेरिकल लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स एंड स्पेशल लिटरल कहलाते हैं। जहां तक बुलियन लिटरल्स और स्पेशल लिटरल का कंसेप्ट है, बुलियन लिटरल केवल 2 ही होते हैं, जिसे कि हम ट्रू एंड फॉल्स कहते हैं। ध्यान रखा जाए कि ट्रू और फॉल्स में यूज होने वाला टी एंड एफ कैपिटल लेटर में यूज होता है, क्योंकि इसे इसी फॉर्मेट में डिफाइन किया गया है। ठीक उसी प्रकार से स्पेशल लिटरल में केवल एक ही लिटरल यूज में लिया जाता है, जिसे कि हम नन कहते हैं, जिसका पहला कैरेक्टर एन कैपिटल होता है और हम इसे यूज करते हैं।
पाइथन के कॉन्स्टेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं, क्योंकि इनका ही 95% यूज किया जाता है जब भी हम कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूमेरिकल लिटरल से। न्यूमेरिकल लिटरल्स में केवल दो प्रकार के लिटरल्स होते हैं, जिसे कि हम इंटीजर लिटरल्स, जिसे कि फर्दर तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें डेसिमल इंटीजर लिटरल, ऑक्टल इंटीजर लिटरल एंड हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल कहते हैं, तथा दूसरे लिटरल के रूप में फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को काम में लिया जाता है। क्योंकि प्रोग्रामिंग में सभी प्रकार के नंबर सिस्टम्स को काम में लिया जाता है, इसलिए इंटीजर लिटरल्स का यूज बहुत बड़े लेवल पे होता है। इसलिए हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये तीनों इंटीजर लिटरल पाइथन में प्रेजेंट किए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि कैसे इन डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट्स या हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में डेसिमल नंबर सिस्टम को काम में लिया जाता है, लेकिन इसको यूज करने से पहले भी इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, इट नेवर बिगिन विद जीरो। इट मींस कोई भी कांस्टेंट जीरो से शुरू नहीं होगा। लेकिन अगर माना मुझे जीरो को ही कांस्टेंट बनाना हो, तो हम कह सकते हैं कि नेवर बिगिन विद जीरो एक्सेप्ट जीरो। द सेकेंड इज स्पेस नॉट अलाउड, स्पेशल सिंबल नॉट अलाउड, एंड डॉट नॉट अलाउड। इट मींस ये तीनों के ही तीनों इसमें अलाउड नहीं होते हैं। नंबर 3, साइन वैल्यूज अलाउड। अब कुछ वैलिड डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स के बारे में बात करते हैं। माना मुझे पाइथन में किसी एक्सप्रेशन में जरूरत पड़ी वैल्यू 100 की, तो मैं उसे सीधा यूज कर सकता हूं। सीधी लिखी कोई भी वैल्यू जिसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, उसे हम डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। माना मैंने नंबर लिखा 35, यह भी डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट होगा। 48, यह भी डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट होगा। 0, यह भी एक डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट होगा। और माना मैंने लिखा 1 लाख, तो यह भी एक डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट होगा, क्योंकि यह सभी रूल्स को फॉलो करता है। डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स में लिखते टाइम में हम लोग कई बार कुछ गलतियां कर जाते हैं, जैसे कि इंडियन करेंसी सिस्टम में आदत के अनुसार हम लोग लिखते हैं 1 लाख, जो कि पाइथन के रूल्स के अकॉर्डिंग गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल सिंबल कॉमा को वैल्यूज के बीच में यूज किया गया है, जो कि अलाउड नहीं होता है। तो इसलिए डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स को यूज करते टाइम में इन सारी बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। अगर मुझे किसी नेगेटिव वैल्यू को प्रेजेंट करना है, तो वह डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में अलाउ होती है। उसके लिए हमें सिर्फ उस वैल्यू के आगे माइनस का साइन यूज करना है, जो कि डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में भी एक्सेप्टेबल होता है। इसी प्रकार से ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को यूज करता है, इसे डिक्लेयर करते समय कुछ रूल्स बदल जाते हैं, जिनमें कि पहला होता है ऑलवेज बिगिन विद 0 O। इट मींस ये 0 O से शुरू होगा या 0 O कैपिटल से शुरू होगा। नंबर 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज। इसको काम में लेते हुए ऑक्टल नंबर सिस्टम को ही काम में लिया जाएगा। और रूल नंबर 3, स्पेस एंड स्पेशल सिंबल्स नॉट अलाउड। तो इट मींस जब भी हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को यूज करते हैं, तो भी स्पेशल सिंबल और स्पेस अलाउड नहीं होती है। तो इसके कुछ वैलिड एग्जांपल्स होंगे, जैसे कि 0O45, 0O43, 0O127,
these all are the valid octal integer constants. कुछ इनवैलिड ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट्स की बात करें तो हम देखेंगे कि जैसे माना मैंने लिखा 1 2 3, तो इसे ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि यह 0 O से शुरू नहीं हो रहा है। माना मैंने लिखा 0 O 7 7 8, तो यह भी गलत होगा क्योंकि 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम में यूज नहीं होता है। इसके बाद में माना मैंने लिखा कि 0 O 1 0 0 0, तो यह भी एक इनवैलिड ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट होगा क्योंकि कॉमा को कभी भी कांस्टेंट में यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम में जो कांस्टेंट आते हैं वह है हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 16 डिजिट्स होती हैं जो कि 0 to 9 और A to F माने जाते हैं। इसलिए इस तरह के इंटीजर कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करते हुए हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करना पड़ता है। Always begin with 0x. कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर हमेशा 0x या 0x से ही शुरू होगा और बाकी दो रूल वही हैं, स्पेस नॉट अलाउड, स्पेशल सिंबल्स नॉट अलाउड। अब कुछ वैलिड एग्जांपल्स देखें तो हम कहेंगे कि 0x123, 0x45b, 0xcafe एंड 0x से 1 लाख। सो इट मींस ये सारे के सारे हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कहलाते हैं और वह भी वैलिड वाले। इनवैलिड हेक्साडेसिमल कांस्टेंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे माना मैंने लिखा 35, ये गलत माना जाएगा क्योंकि इसमें 0x से ये शुरू नहीं हो रहा है। माना मैंने लिखा 0O45, तो यह भी गलत माना जाएगा क्योंकि यह एक ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट है, तो इसे हम हेक्साडेसिमल नहीं मान सकते हैं। और माना मैंने लिखा कि 0xBAG, तो यह भी गलत होगा क्योंकि G एक रिकॉग्नाइज्ड कैरेक्टर नहीं होता है पाइथन में, सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। और माना मैंने लिखा 0x1035,468, तो यह भी एक वैलिड इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर कांस्टेंट होगा। अब अगर हम तीनों नंबर्स को एक साथ लिखें तो हम कह सकते हैं कि हमने 3 अलग अलग नंबर सिस्टम सीखे। और माना मैंने लिखा 37, तो हम यह कहेंगे कि यह डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है। और माना मैं लिखता हूं 0O37, तो हम यह कहेंगे कि ये ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट है। और 0x37 लिखूं तो हम यह कहेंगे कि यह एक हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है। चाहे यह नंबर तीनों देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इन तीनों की एक्चुअल वैल्यू डिफरेंट है। यह आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि किस प्रकार ऑक्टल नंबर को डेसिमल में बदला जाता है। तो इसका आंसर आएगा 31 और इसका आएगा 55। अगर हम इनकी वैल्यू को इक्विवेलेंट डेसिमल की वैल्यूज के बराबर माने तो यह होगी 31 और यह होगी 55। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल में इंटीजर कांस्टेंट को यूज में लेते हैं। एक और कांस्टेंट है जिसे कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमें लिखना पड़ता है 0b, लेकिन उसके बाद में हमें सिर्फ 0 के कॉम्बिनेशन से ही नंबर बनाने पड़ते हैं, जिसे कि हम बाइनरी इंटीजर कांस्टेंट्स भी कह सकते हैं। क्योंकि यह सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं इसलिए सिर्फ इसे बाइनरी कांस्टेंट भी कहते हैं। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स में
आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। यह ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है कि कोई भी नंबर बिना डेसिमल पॉइंट के यूज नहीं होगा। सो इट मींस डॉट इज मस्ट। रूल नंबर 2, एट लीस्ट 1 digit on the left hand or right hand side of dot is must. Rule number 3, space not allowed and special symbol not allowed. And the most important 5th rule, exponent system allowed. इसके एग्जांपल्स में देखते हैं कि कैसे हम नंबर्स को फ्लोटिंग पॉइंट्स में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि माना मैंने एक नंबर लिखा 3.0, ये सारे रूल्स को फॉलो करता है। एटलीस्ट एक डिजिट या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। अब एक पाइथन ही एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डॉट की एक साइड को खाली भी छोड़ सकती है। यदि हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3 पॉइंट, इसका मतलब ये वैल्यू 3.0 के इक्विवेलेंट होगी। और अगर मैं लिखता हूं 0.3 तो इसका मतलब होगा ये 0.30 के इक्विवेलेंट होगी। क्योंकि डॉट के साथ में लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में एक डिजिट का होना जरूरी है, इसलिए इस रूल की वजह से जो लास्ट दोनों कांस्टेंट वैल्यूज को डिक्लेयर किया है पाइथन उसे रॉन्ग नहीं मानेगी। अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में 1 लाख लिखना है तो मुझे उसके लिए लिखना पड़ेगा 100000.0 जो कि इंडिकेट करेगा कि ये 1 लाख है। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 100000 डॉट, ये दोनों ही सही है। लेकिन कई बार हमारे सामने ये सिचुएशन आ जाती है कि नंबर बहुत बड़ा होता है लेकिन हमें उसे रिप्रेजेंट करने के लिए डिजिट्स को लिखते हुए काउंट करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मुझे 10 करोड़ लिखना है तो मैं जानता हूं कि 10 करोड़ में 8 डिजिट होती हैं, तो मैं लिखूंगा 1000040000। सो ये हो गया आपका 10 करोड़ डॉट। क्योंकि मैं इसे फ्लोट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा इस तरह से। अब माना अगर मुझे खरब लिखना है तो 100 करोड़ 1 खरब के बराबर होता है। सॉरी, 100 अरब 1 खरब के बराबर होता है। सो इसमें टोटल डिजिट्स आएंगी 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट। तो इतना बड़ा नंबर लिखते हुए स्वाभाविक है कि हमें जीरोस को काउंट करके लिखना पड़ेगा। लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट में एक्सपोनेंट सिस्टम से हम लोग इन नंबर्स को छोटा करके भी लिख सकते हैं, जिसमें e को यूज किया जाता है जो इंडिकेट करता है 10 को, और उसके पीछे अगर हम लिखेंगे E01 तो इसका मतलब होगा 10 की वैल्यू पावर 1। इसीलिए अगर मुझे 1 लाख लिखना है तो मैं लिखूंगा 1.0। आई कैन से मैं इन डॉट्स को इधर शिफ्ट करता हूं 1 2 3 4 5, तो मैंने लिखा 1.0 E05 जो कि इक्विवेलेंट होगा 1 लाख के। इसी तरह से माना मुझे अगर 100 करोड़ लिखना है या जिसे कि हम अरब भी कहते हैं, तो मैं लिखूंगा 1.0 E09 क्योंकि करोड़ में 7 डिजिट होती हैं और अरब में 9 डिजिट्स होती हैं। ठीक इसी प्रकार से
माना अगर मुझे खरब लिखना है तो मैं लिख सकता हूं 1.0E011 या 1.0E11 1.0E+11 1.0E+11। सो लिखने के तरीके चार अलग अलग बताए हैं, लेकिन चारों में एक ही चीज है कि ई के पीछे लिखी गई वैल्यू इंडिकेट करेगी कि इसमें कितनी जीरोस आ रही हैं। ये 10 की पावर को इंडिकेट करता है। अब माना अगर नंबर एक पूरा नंबर नहीं हो तो क्या हम उसे इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 मैं इसको कितने तरीके से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैंने सबसे पहले लिखा 1 2 3 4 5 6.0 सीधा फ्लोट नंबर। फिर मैं लिखता हूं कि इस डॉट को लेफ्ट हैंड साइड में एक वैल्यू खिसका दो। तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5.6 E01। इसका मतलब इस नंबर को बनाने के लिए मुझे इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डॉट इधर शिफ्ट हो जाए। अगर एक डॉट को मैं दो बार खिसकाऊं तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4.56 E02। अगर मैं तीन बार खिसकाता हूं तो मैं लिखूंगा 1.123.456 E03। और इसी क्रम में डॉट जितना आगे बढ़ती जाएगी उतने ही ई की पावर बढ़ती चली जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पॉइंट्स की वैल्यूज को भी एक्सपोनेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे कि मुझे एक नंबर लिखा है 0.00049 और मुझे इस नंबर को ऐसे ही प्रेजेंट करना है, लेकिन मैंने लिखा कि डॉट को 1 2 3 4 पॉइंट शिफ्ट कर दो। तो मैं लिखूंगा 4.9E-04। इसका मतलब डॉट जितना अपने राइट हैंड साइड मूव करेगी उतनी पावर नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में नेगेटिव वैल्यूज को डिवाइड में लेने पर वह पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो हमें सेम यही नंबर मिलेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। से मैंने लिखा 0.000000689। अब ये अपने ऊपर है कि हम इसको कितनी तरह से एक्सपोनेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। से 1 2 3 4 5 6 7 8। So I'll write 68.9E-08। और अगर मैं डॉट को सिर्फ यहां तक लेके जाता हूं तो मैं लिख सकता हूं 6.89E-07। और अगर मैं इस डॉट को सिर्फ यहां तक लेके जाता हूं तो मैं लिख सकता हूं 0.689E-06। इसका मतलब डॉट जितने डिजिट्स राइट हैंड साइड में मूव करेगी पावर नेगेटिव में जाएगी, और जितनी डॉट लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगी पावर पॉजिटिव में जाएगी। तो इस तरह से हम फ्लोटिंग नंबर्स को पाइथन में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि पाइथन के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, जिसे कि हम स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, इसे किस प्रकार से काम में लिया जाता है। धन्यवाद।